हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस और एक बार फिर से हम लोग उपस्थित हुए हैं ये भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के चौथे वीडियो के साथ। पहले हमने हिस्ट्री कंप्लीट किया जिसमें एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न को हमने पूरा कर लिया है और इंडियन पॉलिटी को भी हम लोग कर रहे हैं। तो इंडियन पॉलिटी में हमने काफ़ी सारे चैप्टर पिछले 3 वीडियो में कर लिया है। आज हम चौथा वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं जो पंचायती राज से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलते हैं हम लोग पंचायती राज वाले चैप्टर पर। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है आप कमेंट में बताइए, और अगर परीक्षा की तैयारी से संबंधित कुछ सवाल हैं तो आप सीधे पूछ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करने का। हमारी टीम में अधिकांश जो हैं वो शासकीय सेवा में हैं, मतलब भारत सरकार के द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं में सफल होते हुए जॉब कर रहे हैं या राज्य सरकार के नौकरियों में। तो अपने अनुभव आप लोगों से साझा करेंगे। अगर आपको कुछ सवाल है, कुछ सुझाव है तो भी दे सकते हैं। हम बेहतर करने की और कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं तब। पंचायती राज कहते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की समपरीक्षा से संबंधित है। तो ये 243 जे। ठीक है, देखिए अब विवरण दिया हुआ है कि मतलब ग्राम सभा 243 ए, पंचायतों का गठन 243 बी, पंचायतों की संरचना 243 सी, पंचायतों के लेखाओं की समपरीक्षा मतलब ऑडिट टाइप की बात हो गई 243 जे, पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 के। तो ये याद रखना है कि ग्राम पंचायत से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 243 है। अब उसमें ए बी सी डी करके मतलब वर्गीकृत किया गया है। तो ए में ग्राम सभा, बी में पंचायतों का गठन, सी में पंचायतों की संरचना, जे में जो है पंचायतों के लेखाओं की समपरीक्षा और के में पंचायतों के लिए निर्वाचन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। तो पंचायतों से जो संबंधित भाग है वो 9वां है। तो देखिए संविधान के भाग ये 9वां आपका हो गया पंचायतों से संबंधित। इसमें जैसे दिया है 10वां दिया है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, 9A नगर पालिकाएं, 9 जो है पंचायतें और 8 जो है संघ और राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। तो ये आपका है 243 ई। संविधान के अनुच्छेद 243 जी में पंचायत की शक्तियों, 243 जी देखिए पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन जो है वो 243 जी में है। बोला कि पंचायती राज संस्थाओं को कुल 29 कार्य दिए गए हैं। इनमें से कितने कार्य एक संस्थाओं द्वारा दिए जाएंगे ये जिम्मेदारी विधानमंडल को दी गई है। तो पंचायतों का जो अधिकार है, शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व वो किसमें है 243 जी में, अनुच्छेद 243 जी में। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी गई हो तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से 10 वर्ष तक बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं रहेगी। देखिए 5 वर्ष है। कहते भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित न कर दी जाती है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन से है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, वो पंचायतों से संबंधित था।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया? भाग 9 जो जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। डी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है? वो आपका डी है, ग्राम सभा। ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों के निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का आधारशिला के रूप में माना जाता है। निम्न में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? तो त्रिस्तरीय प्रणाली में जो है ये तहसील स्तरीय पंचायत जो है वो शामिल नहीं है। 73वें संविधान संशोधन 92 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई है। त्रिस्तरीय राज प्रणाली में ग्राम स्तरीय पंचायत, ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय प्रणाली, यही 3 स्तरीय है। भारतीय संविधान के किन संशोधनों के उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उसकी संरचना और कामकाज में एक रूपता के तत्व सुनिश्चित करना? वो 73वां और 74वां है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां 1992 में स्थानीय निकायों या सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उसकी संरचना और कामकाज में एक रूपता के तत्व को सुनिश्चित करना। देखिए 73वां जो है पंचायत से संबंधित है, 74वां जो है नगर पालिका से। 73वां पंचायत से, 74वां नगर पालिका से। 1979 में डैश ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की? वो पी.के. थंगुन समिति ने सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य राजस्थान था। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर पंचायती राज का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला में, ये सवाल आता है कहाँ शुरू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले के बगधारी गांव में किया गया। संविधान का अनुच्छेद 40 के व्यवहारिक क्रियान्वयन की नींव पड़ी। ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। बिहार की पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? 50% आरक्षण दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है? ये नगर पंचायत शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? तो देखिए ये जिला पंचायत है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, ग्राम निगम जो है ये नहीं है। तो बोला गया है कि कौन नहीं है, तो ग्राम निगम हो जाएगा हमारा आंसर। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सके? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 शहरी स्थानीय निकाय बोल रहा है। ठीक है। राज्य चुनाव आयोग का डैश के लिए चुनाव आयोजित करना, राज्य चुनाव आयोग डैश के लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है। तो देखिए इसमें जैसे है ग्राम पंचायत के लिए करता है, नगर निगम और नगरों की नगर परिषद के लिए करता है। राज्य विधानसभाओं के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव होता है। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत के एक त्रिस्तरीय पंचायती राज की प्रणाली के लिए सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था वाला लागू हुआ है। बलवंत राय मेहता वाला जो था ना, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है? 73वां संविधान संशोधन भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? पेशा अधिनियम 1996 में पारित किया गया है। पेशा अधिनियम 1996 में।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ई के तहत प्रत्येक पंचायत यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं की जाती हो तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से डैश वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं रहेगी। 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं रहेगी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? शहरी से संबंधित है 74वां। संविधान के कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है? ये हमारा 243 बी जो है पंचायत राज संरचना से संबंधित है और ये सभी राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया गया है। ठीक है। खंड 2 खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम सभा के अनिवार्य निर्माण के प्रावधान है किया गया है। ग्राम सभा किससे बनी होती है? ये पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्यों से बनी होती है। ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, यही जो है पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रारूप है। नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विकल्प में एल्डरमैन का सही परिभाषा दी गई है? एल्डरमैन का सही परिभाषा है निगम के मनोनीत सदस्य। नगर निगम नगर पालिकाओं में 2 तरह के पार्षद होते हैं। सामान्य तौर पर पार्षद मतदाताओं द्वारा सामान्य मतदान प्रणाली से चुने जाते हैं, जबकि सरकार की एक निश्चित अनुपात में किसी व्यक्ति को पार्षद मनोनीत कर सकती है। सरकार भी इसे एल्डरमैन कहा जाता है। ये व्यक्ति नगर पंचायत को सलाह देने का कार्य करते हैं। किसी प्रस्ताव के पारित किए जाते समय एल्डरमैन मत नहीं दे सकता, केवल सुझाव दे सकते हैं। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसी संशोधन के माध्यम से भाग 9 को जोड़ा गया जो 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। तो एल्डरमैन किसको बोला जाता है? निगम के मनोनीत सदस्य को। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची डैश की शक्तियों, प्राधिकार और पंचायतों से संबंधित है। 12वीं प्राधिकार उत्तरदायित्व से संबंधित है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत जो इसके तहत भाग 9 को नगर पालिका नाम से नया भाग जोड़ा गया, शहरी स्थानीय निकाय के लिए है। भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। ऐसी प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 3 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। पंचायत चुनाव डैश द्वारा आयोजित किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख जो होता है वो महापौर होता है। ठीक है। देखिए, भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश शासनकाल में 1687 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। नगर निगम की समस्त कार्यकारी शक्ति महापौर में ही निहित होती है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? भाग 9 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन है? भाग 9 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ई पंचायत की किस विशेषताओं से संबंधित है? पंचायत की अवधि से मतलब है कि कितने वर्ष तक रहेगी। स्थानीय स्वशासन एक ऐसी व्यवस्था है जो समस्त कार्यों को स्थानीय स्तर पर संपन्न करती है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारत के राजस्थान राज्य में भारत की पहली पंचायत राज व्यवस्था शुरू की गई थी, वो 1959 ईस्वी में। बलवंत राय मेहता समिति की 1957 में जो रिपोर्ट सिफारिश आई थी उसी को अमल में लाते हुए राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ शुरुआत किया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को। भारतीय संविधान में हुए
73वें संविधान संशोधन से ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया है। 73वां संविधान संशोधन लॉर्ड रिपन को भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। निम्न में से किस वर्ष 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ, जिसने क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया? 92 में। अच्छा, लागू होने की बात हो रही है। देखिए यहाँ जैसे 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, लेकिन 93 में लागू हो गया। देखिए है ना, यहाँ 92 है। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में शामिल की गई। इसमें कुल 29 विषय शामिल थे। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो उसका संशोधन बिल का जो नाम था वो 73वां और 74वां, ये आपका 1992 में आया था। ठीक है, थोड़ा सा सवाल जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें ध्यान रखना है कि मतलब कब आया था ये लागू, मतलब ये देखिए शामिल कब किया गया था। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था 73वां संविधान संशोधन कब? 1992 में। खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? ब्लॉक के अध्यक्ष का चयन जो होता है समिति के सदस्यों के द्वारा। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वही अपने में से प्रमुख के रूप में चुनते हैं, वही पंचायत वो वहाँ का ब्लॉक वाला अध्यक्ष एक तरह से माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन डैश से अनधिक जनसंख्या वाले राज्य में नहीं किया जाएगा, 20 लाख से। देखिए, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है, वहाँ मतलब 2 स्तरीय हो जाएगी। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई? 73वां। भारत में इनमें से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है? मेघालय में नहीं है। पंचायती राज भारत में ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की एक प्रणाली है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। सर्वप्रथम पंचायती राज का व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र स्थायी इकाई है? एकमात्र स्थायी इकाई जो है वो ग्राम सभा है। पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र अस्थायी इकाई ग्राम सभा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों को परिभाषित किया गया है? 243 में, अनुच्छेद 243 में। 1979 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? पीके थुंगन समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी। इस समिति के सुझाव पर 1979 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, परंतु राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से यह विधेयक पारित नहीं हो सका। भारत के इनमें से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड में नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया? पंचायती राज मंत्रालय जो है 2004 ईस्वी में बनाया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री मतलब उस वक्त जो थे देखिए 2004 में चुनाव हुआ था, मतलब 2004 तक तो वाजपेयी जी थे, उसके बाद मनमोहन सिंह बने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंचायतों का कार्य नहीं है? पंचायतों का कार्य जो इसमें से ब्लॉक समितियां के बजट के जांच और अनुमोदन, ब्लॉक समितियों के बजट की जांच एवं अनुमोदन जो है वो पंचायतों का कार्य नहीं है। भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल कितने होता है? 5 वर्ष का होता है। न्याय पंचायत का प्रमुख कौन होता है? न्याय पंचायत का जो प्रमुख होता है वो सरपंच होता है।
संविधान के 73वां संविधान संशोधन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को राज्य के स्थानीय शासन में न्यूनतम द्विस्तरीय संरचना का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है? तो नगर निगम में पार्षद का निर्वाचन होता है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए डैश का प्रावधान किया गया है। वहाँ जो प्रावधान किया गया है वो नगर पंचायत का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से कितने विकास एवं कल्याण संबंधी विषयों को राज्य के पंचायती राज संस्था में स्थानांतरित किया गया है? ये 29 है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9 के प्रावधानों को विस्तारित करना था? ये है पेशा अधिनियम 1996। पेशा अधिनियम 1996 पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संविधान संशोधन लाए गए परिवर्तनों के बाद भारत के सभी राज्यों में एक समान त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना है। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के संबंधित है? ग्राम सभा से संबंधित है अनुच्छेद 243A। सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीट जो कुल आरक्षित सीटों के डैश से कम ना हो, 1/3 से कम ना हो, को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा 1/3। संविधान के अनुच्छेद 243C के तहत पंचायत की संरचना के संबंधित निर्णय कौन लेता है? राज्य विधान मंडल लेता है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट लेता है। इसके संबंध में किसी दिए गए क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिकार निम्न में से किसका है? ये राज्य सरकार का है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उसको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो? ये आपका अनुच्छेद 40 बताता है। पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद 243D संबंधित है पंचायतों के सीटों के आरक्षण से संबंधित। 243D जो है वो पंचायतों के गठन से संबंधित आरक्षण को बताता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करने कितने सरपंच करते हैं? एक करते हैं। प्रतिनिधित्व जो है सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होता है? महिलाओं के लिए जो आरक्षित है 1/3 भाग। भारतीय संविधान का 9वां भाग जो है पंचायत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? छावनी परिषद। देखिए क्या है कि नगरीय क्षेत्र, नगर पालिका और जिला परिषद जो है आपका राज्य सरकार के अधीन आता है। छावनी परिषद, कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों में डैश स्थानीय निकायों के चुनाव का प्रावधान है। हर 5 वर्ष के बाद स्थानीय निकायों के चुनाव का प्रावधान है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना जो है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। कितनी बार ये सवाल आया है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू हुई? राजस्थान के नागौर जिला में 1959 में 2 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर यह पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो कि पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा? तो ये आपका 243I के तहत ऐसा प्रावधान है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वां भाग पंचायत को जोड़ा गया। संबंधित पदनाम के लिए दिए गए क्रम के अनुसार पंचायत संस्था की उपाधियों से के सही क्रम का चयन करें। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष। तो इसमें जो होता है ग्राम पंचायत में होता है मुखिया और प्रमुख होता है, फिर अध्यक्ष। तो D नंबर देखिए
ग्राम पंचायत में मुखिया होता है, पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है उसको प्रमुख कहते हैं, और जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष ही कहा जाता है, जिला अध्यक्ष कह सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वतंत्राधिकारी तथा सूचीबद्ध हैं? 29 विषय हैं, 29 विषय सूचित हैं 11वीं अनुसूची के संबंधित पंचायती राज व्यवस्था से, जिसमें कुल 29 विषय हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत नगर पालिकाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? नगर पालिकाओं को जो है 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है? ये शहरी का नहीं है, जिला पंचायत। निम्न में से किस प्रकार की सरकार आम लोगों के लिए सबसे करीब होती है? स्थानीय सरकार सबसे करीब होती है। राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के सरपंच या मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्यों के द्वारा डैश वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा, ये 5 वर्ष का। देखिए वैसे अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग है। जैसे बिहार की स्थिति में बता रहा हूँ कि बिहार में जो चुनाव होता है वो मुखिया का चुनाव वार्ड प्रमुख नहीं चुनते हैं, मुखिया पद के लिए भी चुनाव होता है, ठीक है, और 5 वर्षों के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निकाय पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं में शामिल नहीं है? त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं में शामिल जो नहीं है, देखिए निम्न में से कौन सी संस्था निकाय पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है? ये तहसील शामिल नहीं है, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में डैश विषय हैं, 29 विषय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है? राज्य सरकार और मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह जो है वो नगर आयुक्त करता है। निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? ये आपका सी नहीं आता है, कानून एवं व्यवस्था जो है वो उसके अंतर्गत नहीं आता है। सामान्य परिस्थितियों में जो है सामान्यतः नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? नगर निगम का प्रमुख जो है मेयर होता है। 1979 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? पीके थंगुन समिति के द्वारा। निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है? पंचायती राज से संबंधित चुनाव में। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई थी? पंचायती राज संस्थान के द्वारा। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243C जो है पंचायतों की संरचना से संबंधित है। किस समिति के रिपोर्ट में भारत में 3 टायर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? पहला भारतीय राज्य जो है वो राजस्थान है। राजस्थान के नागौर जिला में ये शुरू किया गया था। देखिए भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? वो 21 साल है, ठीक है। पंचायत सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 साल है। अगर पंचायत स्थगित हो तो चुनाव होगा, मतलब स्थगित होने समय से 6 माह के अंदर। अगर पंचायत स्थगित हो जाती है तो चुनाव जो होगा स्थगित होने से 6 माह के अंदर। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? दिल्ली में नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला से किया गया था।
डैश ने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। डैश के विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया ताकि 3 सतहों की पंचायती राज प्रणाली की अंचल समिति को रद्द कर राज्य में 2 सतह की प्रणाली की स्थापना की जा सके। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के मध्य स्तर अंचल समिति को हटाने और राज्य में 2 स्तरीय प्रणाली को स्थापित करने के लिए 2018 में एक विधेयक पारित किया। ठीक है, ऐसे भी त्रिस्तरीय जो है उसमें जो मध्यवर्ती स्तर के लिए एक सीमा निर्धारित किया गया है कि 20 लाख से अधिक आबादी अगर नहीं है मतलब तो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी गठन की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप 2 स्तरीय प्रणाली लागू कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम है? सबसे पहला नगर पालिका निगम जो है मद्रास नगर निगम है, जिसकी स्थापना जो है 1618 ईस्वी में ही की गई थी। इसके बाद जो है 1876 ईस्वी में कलकत्ता नगर निगम की स्थापना की गई और 1958 ईस्वी में दिल्ली नगर निगम की स्थापना की गई। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की पुनर्स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 ईस्वी में गठित समिति का नाम क्या था? राजीव गांधी द्वारा जो गठित समिति था 1986 में, वो आपका एल एम सिंघवी समिति था। हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता को निर्धारित की गई है। इसमें क्या निर्धारित की गई है? जो कम से कम मैट्रिक होना चाहिए। दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनाव में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में शामिल किया गया था? वो है महिलाओं के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 3 उत्तीर्ण होना चाहिए। घर में एक परियोजना मूलक शौचालय को कहता है कि घर में एक परियोजना मूलक शौचालय को हरियाणा में पंचायत चुनाव में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में शामिल किया गया है, तो ए नंबर हो जाएगा। राजस्थान के लगभग 93% आबादी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती है क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता क्या है? शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता है कि न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 होना चाहिए। न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 होना चाहिए। देखिए, तो इस तरह से पंचायत और नगर निकाय से संबंधित जो सवाल था हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन आपात उपबंध से संबंधित सवालों को देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। देखिए, व्यापार की स्वतंत्रता समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संघ और राज्य के मध्य शक्ति विभाजन कनाडा से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से, आपात उपबंध जर्मनी से, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से, गणतंत्र जो है फ्रांस से लिया गया है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार, विधि के समान संरक्षण, नैसर्गिक न्याय और न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार अनुच्छेद 352 के तहत है। अनुच्छेद 352 के तहत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्र के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्य सरकार को निलंबित करने का अधिकार है। यदि वह संतुष्ट हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान की प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जाती है, इसके लिए राज्यपाल की रिपोर्ट या उसके बिना राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है। यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति घोषणा करता है आपातकाल की। भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसके पास है? आपातकाल की घोषणा का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। आपातकाल की घोषणा का अधिकार जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1975 ईस्वी में।
ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 356 के तहत, अनुच्छेद 356। देखिए, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 352 लागू किया जाता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर 356 और वित्तीय आपात जो है 360। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया? राष्ट्रीय आपातकाल जो है इंदिरा गांधी के समय में 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक लागू किया गया था। उस समय देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इसकी घोषणा की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की बात है? वित्तीय आपातकाल 360 में है। आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जाता है? आकस्मिक निधि का किया जाता है उपयोग। अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है। इस निधि की राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है। संविधान संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 में है। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत या राज्यों का अनुसमर्थन। भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है जिसे निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? निम्न में से 24वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान के 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति को स्पष्ट किया गया है कि संविधान के किसी भी भाग, यहाँ तक कि भाग 3 मूल अधिकार में भी संसद संशोधन कर सकती है। यह भी निर्धारित किया गया कि दोनों सदनों से पारित होकर विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा सम्मति देना बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। अभी तक भारतीय संविधान में 105 संशोधन, अब तो और बढ़ गया है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में जो है वो पहला संशोधन जो है 1951 ईस्वी में किया गया था। 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था, 1951 ईस्वी में। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद की इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 9 अगस्त 2009 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू हो गया। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब जोड़ा गया? 76 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन 2 शब्द जोड़े गए? ये आपका समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संविधान 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है ये तय किया गया कि भारत में मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा या किसी भी राज्य सरकार में भी मंत्रिपरिषद का आकार कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की गई? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? सिक्किम को भारतीय संविधान संघ में संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को शामिल किया गया भारतीय संघ में। 1987 में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य का दर्जा बनाया गया और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया? ये आपका 56वां संविधान संशोधन 1987। देखिए 56वां संविधान संशोधन 1987 के अंतर्गत गोवा को विधानसभा युक्त 30 सदस्य वाला
पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, अब 60 हो गया है, तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। 56वां संविधान संशोधन। भारत बांग्लादेश भूमि समझौता के संशोधन के संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अंगीकृत किया गया है? 100वां संविधान संशोधन 2015। ठीक है, इसके तहत कुछ भूभाग को आदान प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन 2015 किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया था? 2017 में जो है वस्तु एवं सेवा कर जो है वो कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 100वें संशोधन के रूप में पेश किया गया था, जीएसटी जिसे बोलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा संविधान मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को उन्मूलन से संबंधित है? ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को उसकी सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार कर दिया? 44वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में निम्न में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत डैश को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या में परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान संशोधन के रूप में माना जाता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन के रूप में माना जाता है, मिनी संविधान के रूप में माना जाता है 42वें संविधान संशोधन को। अनुच्छेद 51(1) में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? 51(a) जो है मौलिक कर्तव्य वाला, वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है? ये 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह लागू की गई थी। भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है? न्यायिक समीक्षा को संशोधित नहीं किया जाता है। न्यायिक समीक्षा के प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों के तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है। तो न्यायिक समीक्षा जो है वो किसकी शक्ति है? न्यायपालिका की शक्ति है। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। ये राज्य और केंद्र दोनों में लागू है। इनमें से किस वर्ष में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन की माध्यम से अनुच्छेद 21(a) में शामिल किया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार माना गया? ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन जो है उसमें 21(a) के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये 2002 वाले संविधान संशोधन में। निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण। किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की परवरिता दी गई है? नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार परवरिता 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दी गई है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? 69वें संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा संविधान में 239(a) जोड़ा गया, जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? संसद के दोनों सदनों ऊपरी और निचली सदन में अलग से पारित होता है। राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016। राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदे में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? आचमन युक्त धारा शामिल नहीं है। आचमन युक्त धारा शामिल नहीं है।
निर्मल धारा, स्वच्छ किनारा प्रस्तावित अविरल धारा मसौदे में शामिल है। भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था? 73वां। 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया? कन्नड़ को शामिल किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा दिया गया है के लिए 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है? 92वें संविधान संशोधन। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है। देखिए यहां बोला गया है कि 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में किसको शामिल नहीं किया गया? मैथिली, बोडो और डोगरी को शामिल किया गया है 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, जबकि कन्नड़ को बोला गया है कि 8वीं अनुसूची में पहले से ही वो शामिल था। तो अब जो है भारतीय संविधान के 96वें संविधान संशोधन का उद्देश्य किया था? 96वें संविधान में ओडियो के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग, ऑडियो के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग जो है 96वें संविधान संशोधन बोला गया। मई 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या कितनी हो गई थी? 100 हो गई थी। 105वां संविधान संशोधन जो है 2021 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधनों की संख्या क्या है? ये तो देखिए परिवर्तनीय है, तो ये समय के हिसाब से देखना पड़ेगा, करंट का विषय है। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? 93वें संविधान संशोधन के द्वारा निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान करता है। इस संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। ये अब क्वेश्चन नंबर गलत हो गया, 803 होगा। ठीक है। संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? संविधान का 99वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने से संबंधित है। 99वां जो संविधान संशोधन है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है, NJAC उससे संबंधित है। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं और अगले वीडियो में हम ऑफिशियल लैंग्वेज शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था में से संबंधित कौन कौन से चैप्टर को कवर कर लिया है। तो देखिए आज हमने पंचायती राज से प्रारंभ किया था, इमरजेंसी वाला पढ़ा और संविधान संशोधन पढ़ा हमने। और इस तरह से हम देखते हैं अगर टोटल तो हमारा 23 के आसपास चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं, भारतीय संविधान के स्रोत, संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद एवं अनुसूचियां, प्रस्तावना पढ़ लिया है, नागरिकता पढ़ लिया है, मौलिक अधिकार पढ़ लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हम लोगों ने कर लिया है, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग, पंचायती राज, आपात उपबंध, संविधान संशोधन, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग बस जुड़े रहिए, जब भी समय मिलता है चाहे सुनने का, देखने का, आप इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि निसंदेह आपके रेलवे रिक्रूटमेंट से संबंधित किसी भी परीक्षाओं में, साथ ही विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा, रेलवे के अलावा भी कोई और प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही है, उसमें अगर सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल हैं तो उसको सॉल्व करने में आपको बहुत मदद करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।